नमस्कार। चलिए आज हम जरा गौर से देखते हैं उस जमीन को जिस पर हम चलते हैं और उन सभी जरूरी चीजों को जो हमें जिंदा रखती हैं। मेरा मतलब है भूमि, मिट्टी और पानी। ये हमारे जीवन का आधार है। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ जमीनें तो सोना उगलती हैं और वहीं कुछ दूसरी जमीनें बंजर रह जाती हैं? इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत से ही दो असल कहानियां उठाते हैं। एक तरफ है झारखंड की बुधनी जो पथरीली जमीन पर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं, और दूसरी तरफ है पंजाब की गुरमीत जिनकी उपजाऊ जमीन उन्हें एक अच्छा स्थिर जीवन देती है। तो सवाल ये है कि इन दो जिंदगियों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है हमारे प्राकृतिक संसाधनों, यानी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी में। सबसे पहले जमीन की ही बात कर लेते हैं। पता है, हमारी पूरी धरती का लगभग 70% हिस्सा तो पानी ही है। मतलब सिर्फ 30% जमीन है, और कमाल की बात यह है कि उस 30% का भी हर टुकड़ा रहने लायक नहीं है। अब ये स्लाइड देखिए, इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। पूरी दुनिया में औसतन सिर्फ 11% जमीन पर खेती होती है, लेकिन भारत में ये आंकड़ा 57% है। सोचिए, इससे साफ पता चलता है कि हम खेती पर कितना ज्यादा निर्भर हैं और हमारी जमीन और पानी पर प्रेशर कितना ज्यादा है। अच्छा, जमीन के ऊपर जो एक पतली सी परत होती है ना, उसे हम मिट्टी कहते हैं। और ये सिर्फ धूल का ढेर नहीं है, ये आप कह सकते हैं एक पुल है जो बेजान चट्टानों को जिंदगी से जोड़ता है। इसी पर सब कुछ उगता है। मिट्टी को आप एक मल्टीलेयर केक की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर वो है ह्यूमस। ये सड़े गले पत्तों और जीवों से बनती है, और यही वो चीज है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। उसके नीचे फिर सबसॉइल, और सबसे नीचे होती हैं वो पेरेंट रॉक्स, जिनसे मिट्टी को उसका रंग रूप, उसके मिनरल्स सब मिलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव। जैसे झारखंड जैसे इलाकों में क्या होता है, जब जोर की बारिश होती है तो वो सबसे कीमती, सबसे उपजाऊ ऊपर वाली परत बह जाती है। इस प्रक्रिया को शीट इरोजन कहते हैं, और ये धीरे धीरे जमीन को बंजर बना देती है। तो अच्छी खबर यह है कि हम इसे रोक सकते हैं। कई तरीके हैं, जैसे कॉन्टूर प्लोइंग, मतलब ढलानों पर आड़ी जुताई करना, इससे पानी की रफ्तार कम हो जाती है। या फिर शेल्टर बेल्ट्स, मतलब पेड़ों की लाइन लगा देना, जो हवा को रोकती है और मिट्टी को उड़ने से बचाती है। और हाँ, क्रॉप रोटेशन, यानी फसलें बदल बदल कर बोना, इससे मिट्टी को अपनी ताकत वापस पाने का टाइम मिल जाता है। चलिए अब आते हैं पानी पर, और यहाँ एक बड़ी ही, कह सकते हैं 1% वाली पहेली है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। सुनने में अजीब लगता है ना, कि हमारी धरती का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन उस सब में से सिर्फ 1% पानी ही ऐसा है जो ताज़ा है, जिसे हम पी सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट 1%। ये सोचना ही कितना हैरान करने वाला है। और जब हम उस 1% को भी ठीक से इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है, ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखाती है। केरल के पलक्कड़ की ये कहानी है। एक बॉटलिंग कंपनी ने वहां 60 बोरवेल खोद डाले, और नतीजा, आसपास के गांवों के कुएं, तालाब सब के सब सूख गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है हम सब के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि हम इस कीमती रिसोर्स को बचाएं कैसे? कई तरीके हैं। एक तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को जमा करना। दूसरा, खेती में ड्रिप इरिगेशन जैसी नई तकनीकें इस्तेमाल करना, जिससे पानी बर्बाद ना हो। और सिर्फ नई तकनीकें ही नहीं, झारखंड की डोभा जैसी पुरानी पारंपरिक तरकीबें भी हैं, जिसमें छोटे छोटे गड्ढे खोदकर पानी जमा किया जाता है। ये भी बहुत काम की हैं। तो हमने भूमि, मिट्टी और पानी की बात कर ली। अब जरा उस दुनिया पर नजर डालते हैं जो इन तीनों पर ही जिंदा है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। मोटे तौर पर देखें तो जंगल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एवरग्रीन, यानी सदाबहार। ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं क्योंकि ये अपनी सारी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिराते। और दूसरे होते हैं डेसिडुअस, यानी पर्णपाती वन। ये एक हाथ मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। असल में ये पानी बचाने का उनका एक तरीका है। लेकिन आज इन जंगलों और इनमें रहने वाले जानवरों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जंगल में लगने वाली आग हो या इंसानों का बढ़ता दखल, ये सब उनके घर छीन रहे हैं। और ऊपर से अवैध शिकार, मतलब पोचिंग, जिसकी वजह से तो कई प्रजातियां खत्म होने के कगार पर पहुंच गई हैं।
तो इन खतरों से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? हमने बनाए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे झारखंड का बेतला नेशनल पार्क है या फिर दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये इन जानवरों के लिए एक सुरक्षित घर का काम करते हैं। और ये कोशिशें कई लेवल पर हो रही हैं। देश में हमारे पास 1972 का इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एक बहुत बड़ा कदम था। इंटरनेशनल लेवल पर साइट्स जैसी संधि है, जो खतरे में पड़ी प्रजातियों के व्यापार को रोकती है। और फिर वन महोत्सव जैसे कम्युनिटी लेवल के प्रोग्राम भी हैं, जो लोगों में जागरूकता बढ़ाते हैं और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इतनी सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सार यही है कि इस धरती के प्रति हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। जमीन वो लिमिटेड है, तो हमें और पेड़ लगाने होंगे, उसका सही इस्तेमाल करना होगा। मिट्टी, उसका कटाव हो रहा है, तो कंटूर प्लोइंग जैसे तरीके अपनाने होंगे। पानी सिर्फ 1% ही यूजेबल है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। और वाइल्ड लाइफ, उनका घर छिन रहा है, इसलिए नेशनल पार्क्स और कड़े कानून जरूरी हैं। और आखिर में ये बात कि पौधों और जानवरों की रक्षा करना हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये सिर्फ किताब में लिखी एक लाइन नहीं है, ये हमारी असली जिम्मेदारी है। अब असली सवाल ये है कि क्या हम इन संसाधनों को इस तरह से मैनेज करने के लिए तैयार हैं कि झारखंड की बुधनी का संघर्ष पंजाब की गुरमीत की स्थिरता में बदल सके।